Hello friends, today we will study chapter 1, that is crop production and management. Paheli and Bujo went to their uncle house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. पहेली और बूजो अपने अंकल के घर गए थे गर्मियों में और उनके अंकल फार्मर थे. One day they saw some tools like खुरपी, sickles, shovel, plow, etc. in the field. एक दिन उन्होंने कौन से टूल्स देखे? खुरपी, सिकल, शावल, फावड़ा, प्लॉ, हल फील्ड के अंदर. You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है और प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड? Animals including humans cannot make their own food. So where do animals get their food from? हमने पढ़ा था कि प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते. तो वो अपना फूड किन से लेते हैं? एनिमल्स, प्लांट से, या फिर एनिमल्स जो प्लांट्स ईट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? लेकिन हम फूड हमें क्यों चाहिए होता है? यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर फंक्शन सच एज डाइजेशन, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. हम जानते हैं कि एनर्जी जो हमें फूड से मिलती है वो किस लिए यूटिलाइज होती है. ऑर्गेनिज्म जो फूड खाते हैं उनको किस लिए यूटिलाइज करते हैं उस एनर्जी को? अपने बॉडी फंक्शंस कैरी करने के लिए, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. हम जो अपना फूड लेते हैं तो प्लांट से या एनिमल से या फिर दोनों से लेते हैं. In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution food is necessary. इतने लार्ज पॉपुलेशंस को फूड प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन की फूड रेगुलर होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ये नेसेसरी है, ज़रूरी है. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक, मतलब लोग बंजारे थे. दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे खाने की और रहने की तलाश, रहने के स्थान की तलाश में. दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो कच्चे फल, बिना पके हुए फल और सब्जियां खाते थे. एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड, और एनिमल्स का शिकार करते थे फूड के लिए. लेटर दे कुड कल्टिवेट प्लांट एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स. फिर बाद में उन्होंने खेती शुरू कर दी और राइस, वीट एंड बहुत सारी अदर क्रॉप्स, उन्होंने फूड क्रॉप्स ग्रो करी. दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, और जब एग्रीकल्चर का जन्म हुआ. When plants of the same kind are grown and cultivated in one place on a large scale, it is called a crop. जब एक ही तरह के प्लांट एक जगह खेती करी जाती है उनकी लार्ज स्केल पे एक ही जगह पे, तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट means that all the plants grown in a field are that of wheat. क्रॉप ऑफ वीट का क्या मतलब है कि जितने भी प्लांट्स उस फील्ड में उगाए जा रहे हैं वो सब वीट के हैं. यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. जैसे कि हम जानते हैं कि खेती कई तरह की चीज़ों की होती है, जैसे अनाज की, सब्जियों की, फलों की. दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. वो किस बेसिस पे क्लासीफाई करा जाता है कि किस सीज़न में उन्हें ग्रो करा जा रहा है. India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. क्योंकि इंडिया एक बहुत विशाल कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, तो वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एक जगह से दूसरी जगह वेरी करता है, अलग अलग है. अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. उसी तरह कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग जगहों में अलग अलग वैरायटी की क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं. डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड. इतनी विभिन्नता होने के बावजूद भी दो पैटर्न्स में, क्रॉपिंग पैटर्न्स में इनको आइडेंटिफाई करा जाता है. वो है खरीफ क्रॉप्स. द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. जो क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाई जाती है, जो खेती रेनी सीजन में होती है, उसको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं. द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर. पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा खरीफ क्रॉप्स. ये सब खरीफ क्रॉप्स है और रेनी सीजन इंडिया में जून से सितंबर के बीच में होता है. नाउ रबी क्रॉप्स. द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. जो सर्दियों में उगाई जाती है क्रॉप्स, खेती होती है जिनकी क्रॉप्स की, उनको हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स. देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. इंडिया में सर्दी अक्टूबर टू मार्च के बीच में ही होती है. एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्रैम, पी, मस्टर्ड, हो मस्टर्ड एंड लिनसीड. Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. और उसके अलावा दालें और सब्जियां
समर में अलग अलग जगह उगाई जाती है। Now basic practices of production. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. मतलब किसी क्रॉप की खेती होती है तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो फार्मर्स करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. ये एक्टिविटीज़ किसके सिमिलर होती है, किसके जैसी होती है? जैसे कोई गार्डनर अपनी एक्टिविटी करता है, कोई माली उस बाग की देखभाल करता है, या फिर हम अगर ऑर्नामेंटल प्लांट जो सजावटी पौधे होते हैं अगर अपने घर में उगाते हैं तो उसके एक्टिविटीज़ की सिमिलर होती है वो. दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. उन प्रैक्टिसेस को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं. दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल मतलब सॉयल तैयार करना, सोइंग बीज बोना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स खाद डालना, इरीगेशन वाटरिंग मतलब पानी देना खेती में, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको उनसे प्रोटेक्ट करना, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, एंड देन स्टोरेज. प्रिपरेशन ऑफ सॉयल. द प्रिपरेशन ऑफ सॉयल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. सबसे पहले क्रॉप उगाने से पहले हमें सॉयल प्रिपेयर करनी पड़ती है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉयल एंड लूजन इट. मतलब कि सबसे पहले एग्रीकल्चर में जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो है कि मिट्टी को उलट पुलट करना और उसको ढीला करना. दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, ताकि जो सॉइल में रूट्स हैं वो अंदर तक पेनिट्रेट, अंदर तक डीप चली जाएं. द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल. सॉइल लूज होने से जो रूट्स हैं वो ब्रीथ कर पाती हैं ईजिली. जब वो सॉइल के डीप तक चली जाती है तब भी वो ब्रीथ कर पाती हैं. वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ, इसलिए वो क्यों ब्रीथ कर पाती हैं. द लूजनिंग सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. सॉइल लूज करने से जो अर्थवॉर्म्स है या माइक्रोब्स हैं जो सॉइल के अंदर होते हैं उनकी ग्रोथ ईजिली हो जाती है. दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट. ये फ्रेंड्स होते हैं फार्मर के क्योंकि ये फर्दर टर्न करते हैं, सॉइल को फर्दर लूजन करते हैं, फर्दर टर्न करते हैं और उसमें ह्यूमस खाद ऐड कर देते हैं. बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन, लेकिन हमें सॉइल लूज या टर्न करने की क्यों ज़रूरत है. यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेज दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे हम पढ़ चुके हैं कि सॉइल में मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म. जो डेड प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डीकम्पोज करते हैं. इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल. तो जो डेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस सॉइल के अंदर आ जाते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और जब वापस सॉइल में आ जाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं. Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. जैसे कि जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, फ्यू सेंटीमीटर्स, थोड़ी सेंटीमीटर की जो टॉप लेयर होती है वही प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है. तो टर्निंग और लूजनिंग से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डीप होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और फिर प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर पाते हैं. दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. इसलिए टर्निंग एंड लूजनिंग सॉइल की करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स की खेती करने से पहले. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग. ये जो प्रोसेस है सॉइल लूज करना या टर्न करना उसको हम टिलिंग या प्लोइंग बोलते हैं. दिस इज़ डन बाई यूजिंग अ प्लो. ये कैसे होता है, प्लो मतलब हल की सहायता से होता है. प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन. हल बने हुए होते हैं लकड़ी के या आयरन के. द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत सूखी है. इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाइंग, तो हल प्लॉ करने से पहले उसमें पानी देना पड़ता है, उसको पानी की ज़रूरत होती है. द प्लॉट फील्ड में हैव बिग पीसीज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद अ प्लांट. जो प्लॉ फील्ड होता है, जोता हुआ फील्ड होता है, वो कई बार उसमें सॉइल्स के बड़े बड़े बिग पीसेस होते हैं जिनको हम क्रम्स बोलते हैं, तो उनको तोड़ना ज़रूरी होता है प्लैंक की हेल्प से. द फील्ड इज़ लेवल फॉर सॉइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पसेस. फिर उस फील्ड को लेवल करा जाता है ताकि बीज बो सके आराम से और वाटरिंग भी हो सके. द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर. सॉइल की लेवलिंग किसकी हेल्प से होती है, लेवलर की हेल्प से होती है. Sometimes manure is added to the soil before tilling
दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। कई बार सॉइल में मैन्योर पहले ऐड करा जाता है टिलिंग से पहले, ताकि जो मैन्योर है वो सॉइल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। द सॉइल इज़ वाटर्ड बिफोर सोइंग, और बीज बोने से पहले सॉइल को पानी दिया जाता है, वाटरिंग करी जाती है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ द ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। बीज बोने से पहले ये ज़रूरी है कि जो सॉइल का साइज़ है वो जो हम ग्रेन्स हैं उसकी साइज़ के बराबर कर दें टू गेट बेटर यील्ड, ताकि हमको ज़्यादा प्राप्ति हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द वेरियस टूल्स। ये बहुत सारे टूल्स की हेल्प से किया जाता है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर, जो टूल्स यूज़ करे जाते हैं वो है प्लो, हुए एंड कल्टिवेटर। Plow. This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and scraping off soil etc. हल बहुत पिछले एंशियंट टाइम्स मतलब पुराने ज़माने से यूज़ होता है टिलिंग करने के लिए सॉइल की, और क्रॉप फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए भी यूज़ होता है। वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होता है उनको रिमूव करने के लिए, और स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल मतलब सॉइल खुरचने के लिए। दिस इम्प्लीमेंट इज़ मेड अप ऑफ वुड, ये वुड का बना हुआ होता है, एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस और कैमल्स। ये जो हल होता है ये इसको कैरी कौन करते हैं, या तो बैल होते हैं, बैल का जोड़ा, या फिर हॉर्सेस, कैमल्स, ये भी एनिमल्स इसके लिए यूज़ हो सकते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशियर। इसमें एक ट्रायंगुलर कलर का आयरन स्ट्रिप होता है जिसको हम प्लोशियर बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लो शैफ्ट। जो मेन पार्ट है वो है जो एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा होता है लंबा, जिसको हम प्लो शैफ्ट बोलते हैं। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शैफ्ट। इस शैफ्ट की एक एंड पे हैंडल होता है। द अदर एंड इज़ अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और जो दूसरा एंड है वो एक बीम से अटैच होता है जो बुल्स के गर्दन पे मतलब प्लेस करा जाता है, रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। एक बैलों का जोड़ा और एक आदमी आराम से इस प्लो को ऑपरेट कर सकता है, काम कर सकता है। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउडेज। जो पुराना स्वदेशी आयरन वुडन प्लो हल लकड़ी का हल यूज़ होता था वो आजकल आयरन प्लो से रिप्लेस हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये प्लो दिखाया गया हमें, इसमें ये हमें लेबलिंग भी सारी बताई गई कि कौन सा बीम है, कौन सा प्लो शाफ्ट है, कौन सा प्लो शेयर है। इस तरह प्लोइंग होती है इसकी हेल्प से फील्ड की। ना it is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening of soil. इस टूल की हेल्प से वीड्स रिमूव करे जाते हैं और सॉइल लूज करी जाती है। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। एक लॉन्ग रोड होती है वुड की, आयरन की। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड्स। इसके एक एंड पे एक मजबूत चौड़ी और बेंट मुड़ी हुई प्लेट आयरन की फिक्स करी जाती है। एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, जो एक ब्लेड की तरह एक्ट करती है। नीचे हमें डायग्राम भी दे रखा है इसी के नीचे, जिसमें हमें हुए दिखा रखा है कि किस शेप का वो होता है, और उसकी ग्रिप, हैंडल, बेंड प्लेट, बीम, रॉड, ये सब लेबल्ड है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, ये भी एनिमल्स कैरी करते हैं। नाउ कल्टिवेटर। नाउ अ डेज प्लोइंग इज डन बाय अ ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टिवेटर। आजकल हल के वो खेत कैसे जोता जाता है, ये जो ट्रैक्टर के थ्रू, इसमें प्लो अटैच होता है। द यूज़ ऑफ कल्टिवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, जिससे लेबर और टाइम दोनों बचते हैं। सोइंग, अब बीज बोना। सोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। ये एक मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है खेती का। बिफोर सोइंग, बीज बोने से पहले गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर सेलेक्टेड। अच्छी क्वालिटी के सीड्स सेलेक्ट करे जाते हैं। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी। गुड क्वालिटी के सीड्स कौन से होते हैं, जो कि साफ़ और हेल्दी सीड्स होते हैं, अच्छी वैरायटी के होते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड। फार्मर कौन से सीड प्रेफर करते हैं, कौन से सीड लेना चाहते हैं जो कि ज़्यादा यील्ड दें। इस एक्टिविटी में हमें बताया गया है एक बीकर लेना है जिसको हमें हाफ फिल करना है वाटर से। पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम, जिसमें हमें एक मुट्ठी वीट डालना है, उसको हिलाना है और उसके बाद देखना है कि क्या होता है। आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, आर दियर्स, कुछ सीड्स ऐसे हैं जो पानी पे फ्लोट कर जाते हैं। क्या वो लाइटर हैं या हैवियर हैं, जो सिंक कर गए हैं उनसे। वाई वुड दे बी लाइटर, जो फ्लोट करके आए हैं वो लाइटर क्यों है, क्योंकि जब डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर्स दस लाइटर, क्योंकि जो डैमेज सीड्स होते हैं वो खाली हो जाते हैं, अंदर से हॉलो हो जाते हैं और वो लाइट हो जाते हैं। एंड देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए वो पानी पे तैर जाते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। ये एक अच्छा तरीका है गुड और हेल्दी सीड्स को ख़राब सीड से अलग करने का।
Before sowing, one of the important task is to know about the tools used for sowing seeds. बीज बोने से पहले ये मेन बात है कि हम टूल जानेंगे कौन से टूल से यहाँ सीड्स सो करे जाते हैं. ट्रेडिशनल टूल, द टूल ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल. जो पहले यूज़ करा जाता था पहले के पुराने ज़माने में वो ये था जो हमें डायग्राम में नीचे दिखाया गया है फिगर 1.2 में, जो एक फनल, एक कुप्पी की शेप का है ऊपर से. द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल. इस फनल में सीड्स डाले जाते हैं. पास डाउन थ्रू 2 और मोर पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, जो कि नीचे 2-3 जो पाइप अटैच है उनके थ्रू बाहर निकलते हैं जिनके एंड्स बहुत शार्प हैं. दीज एंड्स पायर्स द सॉयल एंड प्लेस सीड्स देयर. ये जो शार्प एंड्स हैं इसके नीचे पाइप्स के, उनसे क्या होता है वो जो सॉयल होती है वो पायर्स मतलब उसको बीच में से कुरेदा जाता है और वहाँ सीड्स डाले जाते हैं. ये दूसरा हमें दिखाया गया टूल सीड ड्रिल. सीड ड्रिल, nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. आजकल ये सीड ड्रिल भी यूज़ होता है जो ट्रैक्टर से अटैच हो जाता है. दिस टूल सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एंड प्रॉपर डिस्टेंसेज एंड डेप्थ्स. इस टूल की हेल्प से जो सीड्स है प्रॉपर डिस्टेंसेज पे एक साथ जैसे प्रॉपर डिस्टेंसेज पे और उतनी ही गहराई में सीड्स सो करे जाते हैं. इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट्स कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग. कि सो करने के बाद जो है वो सीड से सॉइल से कवर भी हो जाते हैं वो सीड्स. दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज बाय द बर्ड्स. उससे जो बर्ड्स हैं वो डैमेज नहीं कर पाते, सीड्स को चुग नहीं पाते हैं. सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर. इससे भी टाइम और लेबर की सेविंग होती है. एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स. अगर प्रॉपर डिस्टेंस होगा, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होगा सीड्स के जितना चाहिए तो उससे क्या ओवर क्राउडिंग नहीं होगी प्लांट्स की. प्लांट्स एक दूसरे के इतने पास नहीं होंगे कि एक मतलब गुथेंगे नहीं एक दूसरे से. दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. जिससे हर प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और वाटर मिलेगा सॉइल से. समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग. कई बार ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं प्लांट्स तो उसमें से कुछ प्लांट्स हमें निकालने पड़ते हैं जब ओवर क्राउडिंग हो जाती है. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. जो substances soil में ऐड करी जाती है न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ताकि प्लांट्स हेल्दी ग्रो अच्छे ग्रो हों तो उनको हम मैन्योर या फर्टिलाइजर्स बोलते हैं. सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप. सॉइल ही सप्लाई करता है क्रॉप को मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स. दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. और वो प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल ज़रूरी भी होते हैं. इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो. इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स. कई बार क्या होता है फार्मर्स एक के बाद एक क्रॉप एक ही फील्ड में ग्रो करते रहते हैं और उसमें बीच में अनकल्टिवेटेड मतलब इसमें कोई ऐसा फील्ड खाली नहीं होता, उसमें खेती बराबर चलती रहती है. तो फिर वहाँ न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है. कॉन्टीन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. कॉन्टीन्यूस ग्रो करने से क्रॉप्स कई बार सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं. देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स. तो इसलिए फार्मर्स को उन फील्ड्स में मैन्योर ऐड करना पड़ता है ताकि खाद ऐड करनी पड़ती है ताकि जो सॉइल है वापस उनमें न्यूट्रिएंट्स आ जाएं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग बोलते हैं. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स. अगर मैन्योरिंग इनसफिशिएंट होगी, ढंग से नहीं करी हुई होगी तो प्लांट्स वीक ग्रो होंगे. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. Manure क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्लांट्स और एनिमल वेस्ट जो होते हैं उनके डिकम्पोजिशन के उनके डिकम्पोज होने से हमें प्राप्त होता है जिसको हम खाद भी बोलते हैं. फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज. फार्मर्स कई बार क्या कहते हैं जो खुली जगह है वहाँ पर गड्ढों में प्लांट और एनिमल वेस्ट डंप कर देते हैं ताकि वो डिकम्पोज हो जाए. द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये डिकम्पोजिशन किनकी हेल्प से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से. द डिकम्पोज मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर. और फिर उसको डिकम्पोज मैटर को एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करा जाता है. हमने क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं. अभी एक्टिविटी हमें दी गई जिसमें हमें मूंग या ग्राम सीड्स लेने हैं और उनको जर्मिनेट करना है. सेलेक्ट 3 साइज
3 इक्वल साइज सीडलिंग्स आउट ऑफ दिस, फिर हमने से उनमें सीडलिंग्स जो निकली हैं उनको इक्वल साइज की हमें 3 सेलेक्ट करनी है. एंड नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, मतलब हमें 3 वेसल्स, बर्तन या ग्लासेस कुछ भी लेने खाली. मार्क दैम ABC. टू ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉयल मिक्स विद अ लिटिल कोडंग मैन्योर. हमें एक में जो हमें सॉयल लेनी है जिसमें कोडंग मैन्योर मिक्स हो. सेकंड में हमें ग्लास B में सेम अमाउंट ऑफ सॉयल लेनी है जिसमें लिटिल यूरिया ऐड हो. टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C, फिर उसी ग्लास C में भी उतनी सॉइल लेनी है लेकिन उसमें हम कुछ ऐड नहीं करेंगे. नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन दैम. और उसमें सेम अमाउंट पानी डाल के उनको प्लांट करना है सीडलिंग्स को, और फिर उन्हें एक सेफ प्लेस में रखना है और उन्हें रोज़ वाटर करना है, पानी देना. आफ्टर 10 to days के बाद हमें उनकी ग्रोथ ऑब्जर्व करनी है. डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस. तो मतलब क्या तीनों ग्लासेस के प्लांट्स एक जैसे हो गए हैं, एक ही स्पीड में हो गए हैं. विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट. किसमें ज़्यादा ग्रोथ हुई है और सबसे ज़्यादा हुई है, तेज़ हुई है. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल से बनते हैं वो, जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं. हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर. मैन्योर से कैसे डिफरेंट है. फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज. ये फैक्ट्रीज में बनते हैं फर्टिलाइजर्स. एग्जाम्पल्स हैं उनके यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश एंड NPK. इट्स फुल फॉर्म इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स. फर्टिलाइजर्स के यूज़ करने से क्या होता है, ज़्यादा यील्ड मिलती है क्रॉप्स की, जैसे वीट, पैडी, मेज़ की. बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉयल लेस फर्टाइल. लेकिन ज़्यादा अगर उनका यूज़ करा जाता है फर्टिलाइजर्स का, जो सॉयल है वो उपजाऊ नहीं रहती, कम उपजाऊ हो जाती है. फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. और इन फर्टिलाइजर से वाटर पॉल्यूशन भी होता है. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers by growing manure or by organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops. तो हम क्या कर सकते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहे, तो हम फर्टिलाइजर्स की जगह ऑर्गेनिक मैन्योर डाल सकते हैं जो एनिमल या प्लांट वेस्ट से बनता है. और या फिर फील्ड को अनकल्टिवेटेड, मतलब बीच में खेती ना करें, दो क्रॉप्स के बीच में हम बीच में खेती ना करें तो भी सॉइल फर्टिलिटी वापस आ सकती है. द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल इज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. मैन्योर यूज़ करने से सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव होता है और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, मतलब कितना पानी वो रोक सकती है, उसकी कैपेसिटी वो भी इंक्रीज होती है. इट रिप्लेनिशेस द सॉयल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स. और सॉइल में वापस न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं मैन्योर यूज़ करने से. अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन. जो दूसरा मेथड है जिससे सॉइल रिप्लेनिश हो सकती है, न्यूट्रिएंट से भरपाई हो सकती है, उसको हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं. दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली. ये कैसे हो सकता है, जब हम अलग अलग तरह की क्रॉप्स ऑल्टरनेटली ग्रो करें. अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन. पहले के टाइम में क्या होता था, फार्मर्स एक सीज़न में लेग्यूम्स ग्रो करते थे और दूसरे सीजन में वीट ग्रो करते थे. दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन. जिससे क्या होता था, सॉइल नाइट्रोजन से रिप्लेनिश होती थी. फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस. इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स. की वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है. दे फिक्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो उसको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो प्लांट्स अब्जॉर्ब कर पाते हैं और राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर मिल जाता है. इस टेबल में हमें डिफरेंस दिया गया फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में. A fertilizer is an inorganic salt. A manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residues. Fertilizer inorganic substance है, लेकिन manure natural substance है जो in cattle dung, human waste, plant and animal residue waste के decomposition से हमें मिलता है. Fertilizer factories में prepare होता है, manure fields में prepare होता है. A fertilizer does not provide any humus to the soil. वो कोई humus नहीं provide करता, लेकिन manure से सॉइल को बहुत सारी खाद मिलती है. फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर्स. दिस इज बिकॉज मैन्योर को हम ज़्यादा बेटर मानते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर को फर्टिलाइजर के कंपेरिजन में.
क्योंकि इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है पानी को रोकने की क्षमता सॉइल की बढ़ जाती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजी, सॉइल ज़्यादा पोरस हो जाती है, ज़्यादा छन्नीदार हो जाती है, जिससे गैसेज की एक्सचेंज ईजिली हो जाती है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं सॉइल के अंदर वो इंक्रीज हो जाते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और सॉइल का टेक्सचर भी इंक्रीज हो जाता है। After this, we will study this chapter in the next video. Till then, goodbye. Take care.